हाँ जी बच्चा पार्टी। So I am Jiten K. R. Shukla. Today I am going to start a very good things best question series for work energy and power. And this is the part number 1. आगे आगे इस टाइप की क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू होगी। पहले थ्योरेटिकल पार्ट होगा, फिर क्वेश्चन सीरीज होगी, और किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे जब भी हम उस पार्ट को कंप्लीट करें हमें लगे हमें कुछ मिला है। अब जैसे अभी मैंने जो ये क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस अभी आए हैं या उस टाइप के बन सकते हैं, उन सब का डिस्कशन होगा। जैसे अभी मैं इस क्वेश्चन को पहले पढ़ता हूँ। ए यूनिफॉर्म केबल चेन ऑफ मास m and length l placed on a horizontal surface such that its 1 upon nth part is hanging below the edge of the surface to the left of hanging part. The cable up to the surface, the work done should be। मीन्स अगर इस क्वेश्चन को आराम से हम लोग समझें तो ये क्या कहा गया है, इसमें ये बोला जा रहा है कि इस टाइप का आपके पास एक टेबल है, और उस टेबल पर यहाँ पर केबल या एक चेन भी इसको कभी कभी लिख देते हैं, ऐसे पड़ा हुआ है, और इसका जो टोटल लेंथ है वो एल है और मास इसका एन है। अब अगर हम लोग ये माने कि ये यहाँ पे पार्ट 1 है, इस कॉर्नर पर ये पार्ट 2 है, और जहाँ पे चेन एंड हो रही है वो पार्ट 3 है। ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है, वो ये कह रही है कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है वो एल अपॉन एन एफ है। अगर इसको पूरी तरह से पुल किया जाए, मतलब इस चेन को इतना पुल कर दो कि इस चेन का कोई भी पार्ट अब हैंगिंग पार्ट नहीं बचेगा, तो बताइए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। अब मैंने इसमें बताया था कि ज्यादातर जैसे कुछ लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे जाते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इसमें डायरेक्ट क्या लिखें, जो वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करें। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है तो कैसे करना है, पूरा लिखना है। नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव लिखना है, और साथ में इसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आता है, उसको लिखो पूरा। और उसके आगे फिर हम इसको लिखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सोचो, एज पर द डिमांड इसमें हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए इसमें हमारा अगला पार्ट क्या है, क्या यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन की बात तो जीरो है, क्वेश्चन ने तो दिया ही नहीं है, तो ये जीरो हो गया। क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी? बिल्कुल होगी। क्यों जीरो होगी? चेन पहले भी रखी थी और पूरे पार्ट को पुल किया गया तो फिर से उसकी स्पीड जीरो हो गई। तो देखिए नॉन कंजर्वेटिव जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं वर्क डन, जो एक्सटर्नल हमारा बचा वो किसके इक्वल होगा? माइनस कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि दो ही पार्ट इसमें बचे हैं। पूरा कंसेप्चुअली देखना है, हमने पिछले वाले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो वो होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इफ यू आर लुकिंग टू राइट हेयर कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, देन यू कैन राइट ऑल्सो माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और माइनस इनिशियल एनर्जी। पर मैंने कहा था एक आदत डालो, माइनस के कंफ्यूजन ना हो, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज यू विल राइट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए हम यहाँ तक आ गए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा चेन को पुल करने में, उसमें फॉर्मूला आ गया माइनस इनिशियल और माइनस फाइनल। अब हमारी जरूरत क्या है, अब अपनी इस जरूरत के हिसाब से आगे बढ़िए। देखिए मेरा पहला रिक्वायरमेंट है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे प्रोसेस पे आगे बढ़ोगे मालूम पड़ता जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो ये पार्ट है जहाँ पे चेन रखी हुई है, अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन मान लूं, ये वाला, अब यहाँ पे अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन मानूंगा तो इस वाले पार्ट का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका हाइट जीरो है। लेकिन यहाँ से जो चेन का ये वाला हैंगिंग पार्ट है जो 1/nth पार्ट है, इसका होगा। यहाँ पर मैं एक चीज जरूर बता दूं कि अगर सेंटर ऑफ मास आपने कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं किया है तो थोड़ी देर के लिए बस ये देख लो कि सेंटर ऑफ मास इस एक बॉडी का वो पॉइंट होता है वेयर टोटल मास ऑफ द बॉडी विल कॉन्सेंट्रेट। एंड इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, अगर कोई रॉड है जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जस्ट मिडिल पर होता है, यानी L/2 पर। अगर इसका लेंथ टोटल L हो,
ये रॉड हो, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल पर होगा। हमें बस इतना यूज करना है। ठीक, अब देखिए ये चेन ऐसे है। अब मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जानना चाहता हूँ। तो ये पूरा मास है। अब मुझे कैसे लिखना होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है mgh। अब मुझे यहाँ पे ये लेना है कि m कितना है, क्योंकि पूरी चेन का मास है कैपिटल M। तो इस केस में क्या करेंगे, टोटल मास लिखिए, टोटल लेंथ लिखिए। ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। अब इसको मल्टीप्लाई करो जितनी लेंथ से आपको मास चाहिए। तो ये लेंथ कितना है, L/N। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया L/N। फिर मैं लिखूंगा G। मैं इसको स्लो स्लो इसलिए बता रहा हूँ कि हर चीज समझ में आए। अब अपने आप से पूछो कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट चाहिए। हाइट का मेजरमेंट मैं रेफरेंस पॉइंट से ही करूंगा, खुद से बातें करो। रेफरेंस पॉइंट ये दिया हुआ है, जब मैं हाइट लेने गया तो मुझे नीचे जाना पड़ा और वो -y था। तो जो हाइट आएगी वो माइनस की होगी, नंबर वन मुझे ये मालूम पड़ा। अब वो हाइट कितनी होगी, तो क्वेश्चन ये है कि हाइट आप लोगे कहाँ तक, क्योंकि मास तो यहाँ भी है, मास यहाँ भी है, तो मैं कहाँ लूँ। इस टाइप से हमें जरूरत पड़ती है एक ऐसे पॉइंट की जहां पर टोटल मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा हो, और वहां पर हमें हेल्प करता है सेंटर ऑफ मास। बहुत ज्यादा यूज मैं सेंटर ऑफ मास का भी नहीं करने वाला हूँ, बट इसमें जरूरत है। तो अब सेंटर ऑफ मास इस चेन का कहाँ पर होगा, पूरी लेंथ है चेन का L/N। तो हमने पहले लिखा L/N। अब इसके जस्ट मिडिल पर पूरा मास फोकस करेगा। तो यहाँ 2 से इसको हमें डिवाइड करना पड़ गया। तो अब जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, देखिए माइनस साइन का ध्यान रखना। तो ये आएगी mgl/2n², क्योंकि 1n इज हेयर, 1n इज हेयर। ये डन हो गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं जानना चाहता हूँ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब जरा इसमें ये सोचो कि जब हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पे जाएंगे तो जो चेन है वो पूरी तरह से टेबल पर आ जाएगी। रेफरेंस पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो हाइट यानी पोजीशन 0, तो फाइनल हो गई 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आया एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल, माइनस लिखना है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू हैव ए नेगेटिव साइन, तो कॉन्सेंट्रेट करो, mgl/2n² लिख दिया। आगे मैंने क्यों ये माइनस की वैल्यू, इस माइनस यूएफ पे फोकस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी 0 आ चुकी है, तो -0 लिखोगे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास आंसर आएगा mgl/2n², यानी वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो इस प्रॉब्लम में जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर नहीं, हमें ये बताओ हमने क्या सीखा। हमने सिर्फ ये सीखा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, पुलिंग के या पुशिंग के, वर्क डन निकालना हो, एनर्जी निकालनी हो, तो बेहतर ये होगा कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम को लिखें, पूरी इक्वेशन लिखें और 1 बाई 1 वैल्यू डालें। स्पेशली साइन का ध्यान रखें, माइनस कब लेना है, प्लस कब लेना है। और दूसरी चीज, रेफरेंस फ्रेम का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वही आपको बताएगा हाइट क्या है और पोजीशन क्या है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन मैं अगर उसी से रिलेटेड बना दूं, जैसे मान लो ये एग्जांपल नंबर 2 है उसी क्वेश्चन सीरीज में। यहाँ पर एक चेन बनी हुई है और ये ऐसे दिया हुआ है, पूरा ये चेन आ रहा है। अब मैं अगर ये बोलता हूँ कि जो टोटल लेंथ ऑफ द चेन इज L, मास इज M, बट हैंगिंग पार्ट दिस टाइम इज L/4, सेम प्रोसेस है। तो टेल मी द वर्क डन टू पुल होल चेन, पूरी चेन को पूरा टेबल पे वापस लाने के लिए वर्क डन क्या होगा। अब आपकी स्पीड क्या होगी कि ये L/N दिया हुआ है ना, अगर मैं पिछले से कंपेयर करूं, थोड़ी देर पहले अभी हमने प्रूफ किया था कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो mgl/2n² होगा। ठीक, तो आप डायरेक्ट लिखोगे mgl, यहाँ 2 लिखना है। अब देखिए n का वैल्यू यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, तो इसका आंसर होगा mgl/32 जूल, यानी वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। अब इसमें स्लोली स्लोली हम क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे। अब आते हैं हम एग्जांपल नंबर 3 पर। हाँ जी बच्चा पार्टी, अब जैसे देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है, नहीं ये 3 है, एग्जांपल 2 हो गया। अब देखो इसमें लिखा है कि ए यूनिफॉर्म चेन, सबसे पहले ये देख लो, ये AIEEE 2004 है, मतलब इस टाइप का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। तो ये है एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर, ओके, kept on a table such that length of 60 सेंटीमीटर hangs freely, मतलब थोड़ी सी ट्विस्टिंग नजर आ रही है। मैंने कहा था ना, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते फिजिक्स में, सिर्फ ट्विस्टिंग होती है। फ्रॉम द एज of the table, the total mass of the chain
4 kg. What is the work done pulling the entire chain on the table? यानी अगर मैं इसको स्पीड में समझना चाहूँ तो हमारा जो ये प्रॉब्लम है ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये वाली लेंथ है 60 सेंटीमीटर, है ना, और जो टोटल लेंथ हमें दिया है वो कितना है, ये देखो लिखा है 2 मीटर, तो यहाँ पर हो गया 2 मीटर। अब मैं जानना चाह रहा हूँ ये हैंगिंग पार्ट कितना है, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो कैसे जानेंगे हम लोग कि इसमें कितना है, देखो 2 मीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल लेंथ है इसका 2 मीटर। 2 मीटर का मीनिंग हुआ 200 सेंटीमीटर, है ना। अब जो L अपॉन N पार्ट है वो हमें कितना दिया है, यहीं पर लिखा था ना हमने पिछले वाले में L बाई एन, ये लो L बाई एन हमारा है 60 सेंटीमीटर, हो गया। अब L का वैल्यू हमें पता है, टोटल है 200, चलो यहाँ रख देते हैं ये 200 और N को भेज देता हूँ उधर, 60 को ले आता हूँ इधर, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो यानी 10/3 वैल्यू आ गई N की, आ गई ना। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने एन के टर्म में क्यों बनाया कि कितना पार्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल होता है mgl अपॉन 2n²। अब मुझे यहाँ पे m चाहिए, m का वैल्यू कितना 4 kg, g का वैल्यू कितना 10, l का वैल्यू कितना सेंटीमीटर में मीटर, और सेंटीमीटर में हम इसको 200 करेंगे, और वैसे ये मीटर में 2 मीटर दिया हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 इंटू, अब n का वैल्यू कितना है 10/3, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 जो कि यहाँ होगा। अब ये 0 से 0 काट दीजिए, अब यहाँ पे जब देखें 10 8 और 2 5 जा यानी ठीक, तो आएगा 360, बट ये सेंटीमीटर में जनरली आंसर हम एमकेएस में करते हैं, तो इसको डिवाइड कर दो 100 से, 3.6 जूल। मतलब ये साफ है कि अगर हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट है तो ये क्वेश्चन कैसे भी करें, इस आइडिया से हम उसका एन का वैल्यू निकालेंगे और अपने इस फॉर्मूले में डालेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखो, हर क्वेश्चन में जो भी लिखा होता है उसका एक मीनिंग होता है, ठीक। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक फ्लेक्सिबल नॉन एक्सटेंसिबल रूप इतना लिखा हुआ है, तो हर लाइन का कोई मीनिंग होगा। ये लाइन ये कह रही है कि जो आपकी चेन है, रूप है, जो भी दिया गया है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जैसे पानी एक जगह से दूसरी जगह जब फ्लो करता है तो उसको जहां जगह मिलती है वो वहीं जाके उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो जो रूप है, वो चैन है, वो भी ऐसी है, जैसे ही उसको चांस मिलेगा जिस जगह मिलेगा वो अंदर घुस जाएगी। आगे लिखा है नॉन एक्सटेंसिबल, पर उस मूवमेंट में उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। आगे लिखते हैं लीनियर मास डेंसिटी, यहाँ पे लेट्स कंसीडर लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। 1 मिनट के लिए लीनियर मास डेंसिटी क्या है, इसको इस टाइप से नहीं, अपने माइंड में सेट करो कि इफ यू आर गोइंग टू परचेज द पेट्रोल, देन फर्स्ट थिंग यू वांट टू नो व्हाट इज, यू वांट टू नो द रेट ऑफ पेट्रोल, मतलब 1 लीटर कितने का आएगा तुम ये जानना चाहते हो। अगर मैं बोलूं कि 80 रुपीज का 1 लीटर आता है, 10 लीटर लेकर आइए, तो क्या करोगे, 10 इंटू 80 का मल्टीप्लाई करेंगे, 800 रुपीज आ जाएंगे। यानी जिस टाइप से लोकल लाइफ में हर चीज का रेट होता है कि पर पेन, पर कॉपी, पर रूम कितना पैसा लगेगा, उसी टाइप से लैम्डा का मीनिंग है कि जो आपको चैन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, उसकी 1 मीटर का जो मास होगा वो लैम्डा होगा। इफ यू विल नीड, अगर फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ती है 2 मीटर के मास की, तो लैम्डा को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर जरूरत पड़ती है R मीटर का, तो लैम्डा को R से मल्टीप्लाई कर देना। ये लीनियर मास डेंसिटी आपको समझा रहा है। आगे लिखते हैं कि लेंथ इक्वल ऑफ क्वार्टर ऑफ सरकमफ्रेंस, जो ये लेंथ है चैन यहाँ पे डायग्राम में दिख रही है, ये एक सर्कल के क्वार्टर के इक्वल है, एज शोन इन फिगर। इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यानी चैन का अभी अगर स्पीड की बात करो तो वो 0 है, काफी बड़ी बात है एनर्जी वाले केस में, ये जानना बहुत जरूरी है कि इनिशियल स्पीड क्या है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, द फाइनल पोजीशन बाय डैश, यानी डॉटेड लाइन से यहाँ पर ये फाइनल पोजीशन दिखाई गई है कि जब ये इसके अंदर घुस जाएगी तो डॉटेड लाइन जहाँ पे है वहां पे चेन रखी हुई दिखाई देगी। व्हाट इज द लॉस इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो इस प्रोसेस में जब ये चेन अंदर गई तो एनर्जी का लॉस कितना हुआ। एक सिंपल क्वेश्चन है, जब भी एनर्जी की बात आती है तो मेरी जो सबसे पहली जरूरत है जहां से हम पोजीशन लेंगे वो है रेफरेंस लाइन।
तो सॉल्व करने से पहले रेफरेंस लाइन डिसाइड करो। अब देखिए यहाँ लॉस इन एनर्जी हमें चाहिए, तो लॉस इन एनर्जी का मतलब होता है इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी। अब बच्चों को लगेगा हमने पोटेंशियल का सिंबल क्यों बनाया सर, काइनेटिक क्यों नहीं लिया। थोड़ा सोचो, जब ये चेन पहले भी रेस्ट में है और बाद में भी रेस्ट में है, तो यहाँ पर किसी भी टाइप का स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि डेल्टा वी की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो है, बिकॉज द रूप इनिशियली वॉज एट रेस्ट एंड फाइनली इट विल रिमेन एट रेस्ट। अब लॉस की बात हो गई, अब मेरी जरूरत आई कि मुझे चाहिए इनिशियल एनर्जी। अपने आप से बात करो कि जो चैन इनिशियली कहाँ पर है, रेफरेंस लाइन के ऊपर है, हाइट कितना होगा, जीरो, पोजीशन क्या है, जीरो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हो गया। अब मैं चला फाइनल, फाइनली ये चैन है कहाँ पर, तो बताया जाता है कि चैन यहाँ पे है। तो अब इस चैन में एक एलिमेंट बनाएंगे। ये एलिमेंट क्यों बनाएंगे, हम कैसे जानेंगे कि एलिमेंट हम बनाए सर, बिल्कुल एज ए स्टूडेंट डाउट हो सकता है। देखो, अगर बेटा मैं ये पूछूं कि ये तुम्हारा रेफरेंस लाइन है और यहाँ पर एक कोई एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, तो mgh से हम ये डिसाइड कर लेंगे और बता देंगे अगर हमें h मालूम हो जाए और मास मालूम हो जाए। यही चीज है ना। तो क्यों ना हम इस सिचुएशन को इसी फॉर्मेट पे चेंज कर लें, क्योंकि यहाँ से हाइट निकालना बहुत आसान है। तो अब ये सोच के आगे बढ़ो। मान लो कि यहाँ पर एक एलिमेंट लिया डी थीटा। अब ये वाला जो एलिमेंट है इसका एंगल यहाँ पे साफ दिखाई दे, मैं इधर लिख देता हूँ कितना, डी थीटा। अब दूसरा ये आएगा, ये डी थीटा कहाँ से है, तो अपने आप से पूछो हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, जहां रेफरेंस पॉइंट है वहीं से तो मेजरमेंट करोगे ना। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा ये लाइन है, तो यहाँ से ये एंगल होगा थीटा और ये एलिमेंट का एंगल होगा डी थीटा। क्यों लिया मैंने एलिमेंट, क्योंकि इस एलिमेंट का जो ये छोटा सा पार्ट है ये वाला, मैं ये मानूंगा कि इसके अंदर जो मास है वो डीएम है थोड़ा सा। तो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे लिखनी है, मान लो मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला चल रहा है mgh, तो मैं किन चीजों को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, क्या मेरी जरूरत है। तो सिंपल सी जरूरत ये है कि जीरो लिखा है माइनस, अब मुझे m लिखना है, तो m का वैल्यू एलिमेंट के लिए कितना हम लेते हैं, थोड़ा सा मास, चलो यहाँ डीएम लिख दो। दूसरी जरूरत क्या है, जी, जी में तो कोई चेंज है ही नहीं। अगली जरूरत क्या है, हाइट। अब हाइट कैसे लूं, तो ये मैंने एलिमेंट यहाँ पे माना हुआ है, तो इस एलिमेंट को अगर अच्छे से विजुलाइज करो तो क्या सिचुएशन है, ये चेन का पोजीशन था, हमने जो एलिमेंट माना है वो हमारा ये है, और इस एलिमेंट का जो हमने थिकनेस लिया है वो डीएल है, इसका जो हमने मास लिया है वो डीएम है, रेफरेंस पॉइंट से जो इसकी हाइट है वो ये है एच, ये वाली रेडियस है आर, ये एंगल है थीटा। यही सिचुएशन है ना हमारे एलिमेंट की, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, अच्छे से देखो। अब इसकी हाइट चाहिए, तो यहाँ पे साफ देखो कि अगर एच निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हो, हाइपोटेनस दिया हो, तो साइन थीटा का यूज करोगे। अब देखिए ये एक्सप्रेशन बताएगा हाइट का वैल्यू आर साइन थीटा होगा, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं आर साइन थीटा। क्या इसको लिखने में हमने कोई कंसेप्चुअली मिस्टेक की है, यस। वो मिस्टेक कौन सी है जो हमें नहीं करनी चाहिए, रेफरेंस पॉइंट ऊपर है, आप जा रहे हो नीचे, तो वाई का निगेटिव डायरेक्शन है, यानी ये आर साइन थीटा तो लिखोगे बट ये माइनस में लिखना होगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आगे चलो, अब मैं बात करता हूँ डीएम की, मैं डीएम को सॉल्व कैसे करूँ। तो डीएम के लिए हमें इसका मास निकालना है, किसका, अपने एलिमेंट का। तो अभी क्या बताया था ऊपर, ये लेमडा क्यों दिया हुआ था कि 1 मीटर का मास कितना होगा, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, उसको मैं लिखूंगा नहीं, लेमडा। अब मुझे ये जानना है कि ये चैन है, इसका लेंथ कितना है, क्योंकि अब पूरा वो तो डायरेक्ट करोगे तो मास में फंस जाओगे। क्वेश्चन ये भी तो है कि मैं एलिमेंट लेता ही क्यों हूँ, क्योंकि ये चैन का मास यहाँ से शुरू होता है और पूरा यहाँ तक रहेगा जब ये क्वार्टर में रेस्ट करेगी। तो अब मैं हाइट को यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, कहाँ से लूँ, इसके लिए एलिमेंट लिया, एलिमेंट लेंगे फिर पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी चेन का आ जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि लैम्डा में किस चीज का मल्टीप्लाई करूं, जो एलिमेंट माना है, क्योंकि यू आर गोइंग टू सॉल्व द पोटेंशियल एनर्जी फॉर एलिमेंट, तो वी नीड एलिमेंट का लेंथ। कितना माना है मैंने एलिमेंट का इस लेंथ को, ये देखो अभी बताया था डीएल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे,
डीएल, मैं ये समझा रहा हूँ, उसको करने के लिए 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। क्यों और कैसे स्टेप लिए जाए। अब यहाँ पर हमने लिखा आर साइन थीटा। अब अगली प्रॉब्लम तुम्हारा वेट करेगी, क्या वेट करेगी कि सर ये तो डीएल है और यहाँ पर साइन थीटा है जो कि वेरिएबल है, मैं साइन थीटा को डीएल में इंटीग्रेट कर ही नहीं सकता। अब हमारे माइंड में आएगा कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं डीएल को थीटा में चेंज कर लूं। बिल्कुल, ये जो एलिमेंट माना गया था उसमें डी थीटा आर्क था एलिमेंट का और रेडियस था ये। अब मैं चाहता हूं कि डीएल यहाँ से हट जाए, तो ये बनेगा आर डी थीटा। अब देखिए आ गया जो चाहते थे। अब डीएल को रिप्लेस करो आर डी थीटा से, तो अब ये क्या बनेगा, यहाँ लैम्डा होगा, यहाँ आर डी थीटा होगा, ये जी होगा, ये आर होगा और ये साइन थीटा होगा। अब देखना यहाँ पे लैम्डा होगा, आर आर से मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर होगा, फिर ये जी होगा। अब बचा साइन थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया क्योंकि मुझे पूरा लॉस चाहिए, जीरो से लेके यू तक कितना लॉस हुआ। अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि चेन का सिचुएशन कैसा था, लिमिट लगानी है। तो चेन ने जहां से चलना स्टार्ट किया, हमेशा ध्यान रखना हमने रेफरेंस लाइन कहाँ से माना है, हॉरिजॉन्टल। तो एंगल मेजरमेंट हम करेंगे हॉरिजॉन्टल से। जहां से चेन इंटर करना स्टार्ट करेगी वहां पर एंगल होगा 0। जब ये पूरा यहाँ तक आ जाएगी, मतलब लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मैंने जैसे ही एंटर करना स्टार्ट किया एंगल देख लिया 0 था। वो जो पहला पॉइंट जहां से उसने एंट्री करनी शुरू की थी, उसने जब लास्ट वाले एंड को टच किया, कहने का मतलब यहाँ से चला, यहाँ से चला। देखो अभी ये आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझ जाओगे, लेकिन अभी मैं लेवल बढ़ाऊंगा तो वहां पे दिक्कत आएगी। तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। चेन का पहला वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इंटर किया, उस समय आपने एंगल देखा, उस एंगल का वैल्यू क्या था, 0 था। अब यही पहला वाला एंड चलते चलते यहाँ पर पहुंचा लास्ट में। अब जब ये वाला लास्ट में पहुंचेगा पहली कड़ी चेन की, तो लास्ट वाली कड़ी यहाँ पर होगी। मुझे बस पहली वाली कड़ी पर फोकस करना है, कितना एंगल घूम कर आया वो पूरा। तो बोलोगे सर 0 से चला था 90 तक घूम कर आ गया, तो यहाँ पे लिमिट क्या लगाने वाले हो, 90। तो लेमडा स्क्वायर आर जी साइन थीटा डी थीटा और 0 से 90। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू 1 है, दूर से दिख रहा है, तो लेमडा आर स्क्वायर ये आ जाएगा इसकी एनर्जी का लॉस। तो फिर वही चीज, क्वेश्चन नहीं, हमें ये देखो हमने इस क्वेश्चन से क्या जाना, कैसे एलिमेंट लिया, क्यों लिया, और खासकर एंगल मैंने मेजर कैसे किया उस पर ध्यान देना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5, इसको पहले देखते हैं इसमें बोला क्या जा रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। देखो ए चेन ऑफ लेंथ एल, ये पूरा चेन का लेंथ एल है, मास m लाई ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ स्फीयर। ये गुड न्यूज है कि अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन हमें नहीं लेना है, ठीक। रेडियस r इज ग्रेटर देन l, यानी जिस हेमीस्फीयर पे ये रखा गया है, ये जो रेड कलर का है इसको ये मानना ये नहीं दिया है, डायग्राम कंप्लीट करने के लिए इसको बना दिया है। हमें जो दिया है जो ब्लू कलर से बना है बस उतना, हेमीस्फीयर जिसका रेडियस चैन की लेंथ से बड़ा है। मतलब जो ऊपर ये चैन देख रहे हो ये लेंथ में छोटी है बट रेडियस बड़ी है, ऐसा इसमें बोला गया है। विथ वन एंड टाइट टू द टॉप, और इसका जो वन एंड है वो यहाँ पर टाइट किया गया है। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चैन। अब मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ग्रेविटेशनल वर्ड से, लेकिन जब वो चैप्टर आएगा तो जी की वैल्यू देखनी पड़ती है, कम है ज्यादा। पर यहाँ पर हमें वो सब बात नहीं करनी है क्योंकि हम वर्क एनर्जी पावर में जी को इतना ज्यादा हाइट पर नहीं लेते, ना ही ये हेमीस्फीयर बहुत ज्यादा हाइट का है। अब मुझे इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले रेफरेंस लाइन सेट करो, तो मैं यहाँ पर रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ। अब सोचो मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल दूं, मुझे mgh, अगर m मास का ब्लॉक ऊपर जाता है तो mgh कर लेता हूँ, तो मुझे वो mgh वाला फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाऊं, तो क्या मेरे पास स्मॉल m है, अरे नहीं है तो हम बना लेंगे। अब देखिए उसको बनाएंगे कैसे, चलो यहाँ पर वो फिर से स्टार्ट करते हैं अपना वही पुरानी वाली स्टोरी। एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं, जैसे यहाँ तक हम लोग आए और एक ये ऐसे, तो ये इतना एंगल हमने लिया। अब इस एंगल के बेस पर अगर ये वैल्यू यहाँ पर थीटा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा है,
डी थीटा लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो फिर बाई टू कौन खेलेगा, नहीं, ये डी थीटा है। और यहाँ से जो वाई एक्सिस है इस पॉइंट से इसका एंगल मैंने मान लिया थीटा है। अब ये एलिमेंट आ गया। अब मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, एलिमेंट का ले रहा हूं तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, डी यू। ध्यान से देखना, रेफरेंस पॉइंट है हमारा बॉटम पर, यानी ये वाला मैंने अर्थ का ग्राउंड माना हुआ है जहां पे मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ, और रेड लाइन इसका कोई मीनिंग नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं मास लिखूंगा डीएम, फिर आता है जी, और फिर आता है एच। सबसे पहली जरूरत हमारी क्या है, वो है डीएम निकालना। तो डीएम निकालने का मेथड क्या है, टोटल मास टोटल लेंथ। कितनी लेंथ का चाहिए, तो ये जो एलिमेंट है इसको मैं डीएल मानता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, फिर से डीएल जी होगा। क्या एच का वैल्यू निगेटिव होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार हम रेफरेंस लाइन नीचे लिए हैं, हाइट पे हमें ऊपर जाना है। अब ये हाइट होगी कितनी, तो अब इसमें हमें बहुत जल्दी से बड़े आराम से पता चलेगा कि ये मेरा डीएम है, ये वैल्यू आर है, और यहाँ से एंगल हमने थीटा लिया है। अगर मैं इस डीएम की पोजीशन को ज्वाइन करा दूं तो ये वाली हाइट होगी एच। पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो तो ये भी एच है, और वही हमारा ये डायग्राम यहाँ पे ध्यान से देखो तो यही बता रहा है, ये वाला एच होगा, चाहे इधर से आओ या इधर से आओ। अब देखो, आपको बेस पता है, थीटा दिया है, ये एंगल 90 है, तो बड़े आराम से मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल एच बाई आर, तो आर को इधर कर दो। तो इस बार जो हाइट हमारी आएगी वो आर कॉस थीटा आएगी। चलो यहाँ पे लिख देते हैं आर कॉस थीटा। अब प्रैक्टिस में आ गए हो तो फिर वही दिक्कत आएगी, एम लिखोगे, एल लिखोगे, जी लिखोगे, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डीएल से नहीं कर सकते। तुरंत हमारा माइंड हमें क्या बोलेगा कि यहाँ पर आर आएगा, आर यहीं पे रहने दो, एक आर ये पहले से है तो ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बचेगा कॉस थीटा डी थीटा, फिर हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में कहाँ से एंगल लिया है, वर्टिकल से, तो थीटा जीरो होगा वाई एक्सिस के साथ, यहाँ पर जीरो लेना है और यहाँ पे थीटा लेना है। अब यहाँ एक चीज और आएगी कि एम बाई एल करोगे, जी बाई आर स्क्वायर करोगे, और कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो साइन थीटा होगा। थीटा की जगह ये रहा, और जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, हमने नहीं लिखा। पर आंसर हम वही दे सकते हैं जो क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल हो। क्या हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, बिल्कुल नहीं, तो थीटा में लाऊं कैसे। तो उसके लिए तुम्हें ये सोचना होगा कि जो इस चेन का टोटल लेंथ दिया था ऐसे, उसका लेंथ दिया था एल, ये एंगल गिवन था अल्फा, यहाँ पे देखो पहले से बना हुआ टोटल एंगल अल्फा, और ये रेडियस था आर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ये थीटा का वैल्यू हमने ले रखा है, इसको मैं किससे रिप्लेस करूं, क्योंकि टोटल एंगल है हमारा अल्फा, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा अल्फा। या थीटा नॉट हो, वो इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि आंसर मैं थीटा में नहीं दे सकता, क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं इस अल्फा या थीटा जो भी लिखना चाहूँ मैं निकालूं तो आर का अपॉन रेडियस होगा, क्योंकि ये आर का रोल प्ले करेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा एम अपॉन एल जी आर स्क्वायर, और साइन थीटा नहीं, साइन एल बाई आर, ऐसे लिख के बताना होगा। तो आंसर हो गया एम जी आर स्क्वायर बाई एल साइन एल बाई आर। मतलब ये सारे क्वेश्चन वही है। अब सोचो, इसमें एक हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मैं इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदल दूं, मान लो एक बच्चा है जो रेफरेंस फ्रेम को ऊपर लेना चाहता है, अब वो नीचे नहीं लेगा, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। क्या क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैंने फ्रेम लिया है नीचे, अब आप लोग क्या करोगे, फ्रेम रेफरेंस लोगे ऊपर, यानी यहाँ पर, ये होगा रेफरेंस लाइन। तो अब ये वाली हाइट जो डीएम की है वो एच नहीं होगी, कितनी होगी वो सोचना है, और वो खुद से अपने आप से करना है। और इसके बाद देखो, अब ये क्वेश्चन 5 है, 6 बहुत बढ़िया है, आगे देखो। देखो बच्चा पार्टी, इसको एग्जाम्पल मैं 6 मान लेता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो कुछ बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर मैं तो रेफरेंस पॉइंट को ऊपर लूंगा, तो देखो इसमें क्या चेंज आएगा, क्योंकि आगे और अच्छे क्वेश्चन करोगे तो बहुत स्पीड हमारी मेंटेन हो जाएगी, इसलिए मैं बताए दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर रेफरेंस लाइन लोगे तो क्या होगा, देखो एलिमेंट हमारा इस जगह है, और यहीं पर अगर मैं बोलूँ कि ये डीएम है, डीएम का वैल्यू रट गया है कि एम बाई एल होगा और इंटू डीएल होगा, ये लिख के छोड़ दो। अब अगर रेफरेंस पॉइंट ये है और मैं यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ, तो क्या लिखूंगा, मुझे डीएम चाहिए तो डीएम होगा एम अपॉन एल इंटू डीएल, इंटू
जी चाहिए तो हमने जी भी लिख दिया। अब मुझे हाइट चाहिए, बट यही को मैं बताना चाह रहा हूँ, हाइट कहाँ से लोगे? इस रेफरेंस पॉइंट से, यानी ये वाली जो है ये हमें चाहिए एच। अगर मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, रेफरेंस पॉइंट से चलूं, तो ये एच होगा। अगर मैं मानता हूं कि ये पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और मैं चाहता हूं कि मुझे निकालना है यहाँ पर ए एच ए बी का वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ए बी लाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ए सी वैल्यू से बी सी वैल्यू को माइनस करना होगा। मतलब ये है हमारा बी सी, और अगर इस पूरी वैल्यू से ए से लेकर सी से अगर मैं बी सी को माइनस करूं तो मुझे एच मिल जाएगा। अब ए सी का वैल्यू तो रेडियस होगा, बी सी का वैल्यू मैं कैसे निकालूं? तो ये वाला ट्राइंगल ले लो, एलिमेंट से लेके सेंटर तक। जब ये ट्राइंगल यहाँ पे लोगे तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? बेस होगा बीसी, हाइपोटेनियस होगा आर, तो हमारे पास बीसी का वैल्यू आएगा आर कॉस थीटा। जब ये आर कॉस थीटा यहाँ पे पुट करोगे, ये बहुत बार यूज होगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये आर कॉस थीटा हो गया। अब मैं अपने रेफरेंस पॉइंट से इस बार नीचे की तरफ चल रहा हूँ, तो जो मुझे हाइट यहाँ लिखनी है वो उसमें माइनस साइन आएगा, ये ध्यान रखना है। और वो वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ से वो आर कॉमन लिया है, 1 - cos थीटा हो गया। ये क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तब जब रेफरेंस पॉइंट लोगे ऊपर। अब इसमें फिर से वही स्टोरी आएगी, m/l लिखोगे, और ये जो dl है ये हमारा आर डी थीटा बनेगा, आर यहाँ से आएगा तो हम इसको स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये जी लिखेंगे, और उसके बाद 1 - cos थीटा, यहाँ पर आएगा डी थीटा। और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी लिमिट क्या लेनी है? कहाँ से चलना है? जीरो से चलना है। कहाँ तक जाना है? अल्फा मानो या थीटा मानो, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो वही L/R। तो इस टाइप से अब जब इसको सॉल्व करके आओगे तो क्या चेंज आएगा? mgr² तो रहेंगे लिमिट, और ये वाली हमारी एल भी रहने वाली है। इंटीग्रेट जब करोगे तो यहाँ मिलेगा साइन L/R माइनस L/R। ये देखिए आंसर बदल गया। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पर डिपेंड करती है? बिल्कुल करती है, हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट है। इस प्रॉब्लम से हमने क्या समझाना चाहा है कि अगर मैं नीचे से लूं तो कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर हम ऊपर से लेकर आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसी में जैसे यहाँ पर है एक एग्जाम्पल नंबर 7, इसी में ऐड कर देते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। अब देखना वो छोटा सा प्रॉब्लम क्या बनाया जा सकता है। जैसे मान लो किसी में हेमीस्फीयर रखे, किसी को पेपर सेट करना है। अब देखना वो क्या करेंगे, एक ऐसे बनाएंगे और धीमे से बोलेंगे कि ये एंगल थीटा है, और ये चैन वही है जो क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया था। रेडियस आर रहेगी, लेंथ एल रहेगी, और इसका जो मास है वो एम रहेगा। और ये बोला जाए कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताइए। अगर ये जहां पर फिक्स थी ना पहले, इसको छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, तो कैलकुलेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द चेन। तो ये जब चेन नीचे जाएगी तो बच्चे लोग ये सोचो कि अगर मैं आपसे बोलता कि एक कोई इंक्लाइन प्लेन है और जिसका एंगल थीटा है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा? आप बोलते सर mg sin थीटा लगेगा, लगेगा ना? तो यहाँ पर भी देख लो, ये इंक्लाइनेशन एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है ना। तो अगर ये थीटा है तो इस पर अगर मैं ये पूछूं कि बताओ टेंजेंशियल फोर्स कितना लगेगा, तो क्या बोलने वाले हो? डीएम होगा, जी होगा, साइन थीटा होगा। अब ये डीएम कहाँ से आ गया? पूरी चेन को तो मैं लूंगा नहीं, मैं डीएम की बात कर रहा हूँ कि जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वही पुरानी बातें, कि इसको मैं डी थीटा मानूंगा, इसको मैं थीटा मानूंगा। मतलब पूरी कहानी ये है कि हमें सिंगल बॉडी का सॉल्व करना आता है। एम मास के ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी आती है। इसमें ये क्या करते हैं कि मास को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं चैन, केबल और रूप में, तो हम उसको ब्लॉक की तरह बना लेंगे। बनाने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? एलिमेंट लेते हैं, थीटा डी थीटा, और फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है। अब बताओ, ये आ गया ना यहाँ पे। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा? अब देखना, मुझे टेंजेंशियल फोर्स को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे पहले आएगा टोटल मास कितना, टोटल लेंथ कितनी, फिर आएगा डीएल, डीएल को मैं डायरेक्ट लिखूंगा डी थीटा, यही अभी इतनी देर से कर रहे थे। फिर यहाँ जी आने वाला है,
फिर यहाँ पर ये आएगा साइन थीटा, आएगा ना। तो ये यहाँ पे लिखो m और यहाँ पे लिख दो l, r को यहीं रखो, g को यहीं रखो और d थीटा को इधर ले जाओ। तो ये होगा साइन थीटा डी थीटा। अब लिमिट लगा दो। और ये हम सॉल्व कर रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि जो फोर्स लगेगा वही तो सोर्स होगा एक्सीलरेशन का। अब ये फोर्स होगा कितना, क्वेश्चन ये है। अब ये चेन कहाँ से शुरू हुई, पता लगा 0 से शुरू हुई, कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। ये जो एंगल पूरा होगा वो होगा कितना, एल बाई आर। सर एल बाई आर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि थीटा मुझे दिया ही नहीं है, मुझे तो लेंथ दिया और रेडियस दिया, तो एंगल को मुझे बदलना होगा। तो इसकी लिमिट होगी एल अपॉन आर। अब देख लो ये पूरा लिखा हुआ है, इसको जब इंटीग्रेट करके आओगे यहाँ पर, अब मान लो मुझे यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है, तो फॉर्मूला सबने पढ़ा है कि फोर्स अपॉन मास करोगे तो एक्सीलरेशन बनेगा। जब मैं मास से डिवाइड करूंगा तो ये वाला मास आएगा ही नहीं, है ना। अब यहाँ क्या रह जाएगा, आर बचेगा, जी बचेगा, अपॉन में क्या रहेगा, एल। और इंटीग्रेशन करोगे साइन थीटा का तो वो आएगा माइनस का कॉस थीटा। फिर उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज करोगे, वो तुम लोग कर लेते हो। तो 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू है एल बाई आर। तो ये देखो एल बाई आर। बड़े आराम से हमने एक नया क्वेश्चन बनाया और ये जान लिया कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा। अब बोलो यहाँ से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पता है, टाइम दे दिया जाए, काइनेटिक्स के क्वेश्चन में वापस लाया जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अब देखो एक और बहुत बड़ी अच्छा, चलो बच्चा आज के डिस्कशन का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन करके बताते हैं। देखो यहाँ पर एक मैंने हेमी स्फीयर बनाया। अब देखना, अगर कोई एक पेपर सेट करेगा एडवांस के लिए टफ, या एम्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा, तो क्या करेगा। पुराना कॉन्सेप्ट अभी तुमने पढ़ा हुआ है, ये देखना। उसमें बोला, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर एक चैन है, ध्यान से समझना, मैं बहुत स्लो ट्रैक पर इसको समझाऊंगा। ये एंगल मैंने इस बार दिया 30 डिग्री, सोचो। अभी तक मैं लेंथ और रेडियस दे रहा था, इस बार मैंने एंगल दिया। और साथ में ये बोला कि इसके चैन का जो मास है वो लैम्डा केजी पर मीटर है, मतलब लीनियर मास डेंसिटी। और ये चैन यहाँ पर इस जगह से फिक्स कर दी गई एंगल 30 पर। अब इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है 1 और इस चैन का फिनिशिंग पॉइंट है 2, लेंथ नहीं दिया है। फिर मुझे लगा इसको क्यों ना और अच्छा किया जाए, पेपर सेट करना है। फिर बोला कि इस चैन को यहाँ से रिलीज कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाने वाला क्या सोचेगा, पहले ये रखी है, इस रखने की पोटेंशियल एनर्जी हम सॉल्व कर सकते हैं। रेफरेंस फ्रेम बॉटम पे लें तब भी, टॉप से आए तब भी। तो इसमें नया क्या करूं, अब मैं इस चैन को यहाँ से क्या करवा रहा हूँ, बोल रहा हूँ रिलीज कर दो। ध्यान से सुनना, इसको रिलीज करो। रिलीज करने के बाद फिर इसमें एक प्रॉब्लम बनाया गया कि ये चैन का पार्ट यहाँ पर आता है, आ रहा है, अभी रुका नहीं है। ये 1 पॉइंट यहाँ पर पहुंचा, 2 पॉइंट यहाँ पर पहुंचा, और ये एंगल मैंने फिर से दे दिया 30। ऊपर वाले पोर्शन का 30 और नीचे वाले पोर्शन का 30। और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हेन चेन विल रिलीज इट विल रीच पॉइंट नंबर 2, और ए बी सी कुछ भी दिया जाए, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द चेन एट द पॉइंट 2। देखो नया बन गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें। अब मुझे यहाँ पे स्पीड लानी है, क्या यहाँ पे फ्रिक्शन है, नहीं है। तो मैं अगर वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचूं, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव है, यस। क्यों, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। क्या नॉन कंजर्वेटिव है, नहीं। क्या एक्सटर्नल है, नहीं। तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम के बेस पे देखें तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव है, यस। एक्सटर्नल नहीं, नॉन कंजर्वेटिव नहीं। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। इससे क्या है, पुरानी बातें भी रिपीट हो जाती हैं। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स मैंने क्या बोला था, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल लिखना है, काइनेटिक फाइनल, काइनेटिक इनिशियल। अच्छा है कि इसको इस टाइप से लिख दो, इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक और फाइनल पोटेंशियल। कहीं ना कहीं इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब हमें जरूरत है सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की। चेन को टाइट करके रखा था, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये तो 0 होगा। दूसरी जरूरत है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की, वो मैं कैसे निकालूं। अब हमें उसकी पूरी स्टोरी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। क्या करोगे, यहाँ पर एक एलिमेंट बनाओगे, यहाँ से ऐसे चलोगे पूरा, ये लेकर आओगे, ये एंगल डी थीटा लोगे। ये वाली डिस्टेंस अगर मैं डी आर ले लूं एलिमेंट का, तो अब मुझे रेफरेंस पॉइंट भी बताना होगा। रेफरेंस पॉइंट को मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैंने यहाँ पे दे रखा है, ग्राउंड के नीचे।
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जरा सोचना। देखिए मैं निकाल के बता रहा हूँ। पहले मैं लिखना चाहता हूँ मास, mgh फॉर्मूला होता है, तो अपने से बातें करो, पूरी चीजें डिटेल में नहीं होंगी। लैम्डा जब हमें दिया है तो डीएम निकालना आसान है। ये 1 मीटर लेंथ का मास है, तो सबसे पहले यहाँ लैम्डा लिख दो। अब कितने मीटर का मास चाहिए, तो मैंने एलिमेंट के लेंथ को बोला dr का चाहिए, तो यहाँ पे लिख दिया dr। डन। अब मुझे क्या चाहिए, जी चाहिए, और क्या चाहिए, हाइट। हाइट कितनी होगी यहाँ से, और ये कई बार अभी हमने बार बार में यूज करके बताया कि ऐसे दिया हो, ये वाली डिस्टेंस आर होगी, ये एंगल हमने थीटा लिया हुआ है, एलिमेंट मेरा यहाँ पर है, और मैं जानना चाहता हूँ ये वाली हाइट एच। तो क्या यूज करोगे, आर ये है, इस वाले ट्राइंगल में कॉस थीटा लगा दो। तो कॉस थीटा जब यहाँ पे लिखोगे तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस, बेस ही तो हमारी हाइट है, तो ये एच हो जाएगा, एच बाई आर लिखोगे। हाइपोटेनियस आर है, आर को इधर लिख दो, तो एच का वैल्यू होगा आर कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर हाइट की जगह लिखूंगा आर कॉस थीटा। अब देख लो, लैम्डा है, ये वाला आर है हमारे पास। अब ये डी आर इंटीग्रेट तो नहीं करा सकता, तो अब इसके लिए क्या करें, हमने जहाँ पे डीएल लेते थे वहां पे डीआर लिख दिया है। तो ये डीआर का जो वैल्यू होगा, परेशान नहीं होना, डीएल की जगह डीआर लिखा है, ये आर डी थीटा होता है। यहाँ से एक आर मिलेगा, एक आर पहले से ही है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, और ये है हमारा कॉस थीटा। अब हमें लेनी है लिमिट। तो जो जब ये रुकी हुई थी चैन, तो कहाँ तक फैली हुई थी, एंगल मेजरमेंट पे ध्यान रखना। इनिशियल लिमिट लेने का तरीका है, आपने क्यों ले रहे हैं हम लिमिट, क्योंकि चैन का जो मास है वो स्टार्टिंग से लेके 0.2 तक फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम कैसे जाने कहाँ तक है, तो जब मास को ढूंढने हम चलेंगे, अपने आप से बातें करो, तो सर पहला मास मुझे मिलेगा चैन का वाई एक्सिस को टच करता हुआ। तो जब ये वाई एक्सिस को टच करेगा तो कितना एंगल बना रहा है, तो पता लगा कुछ भी नहीं। अब जब हम और आगे बढ़े, मास को ढूंढते ढूंढते मास हमें मिलता गया मिलता गया, जब मैं 2 पॉइंट पर पहुंचा तो चैन का मास मिलना बंद हो गया। तो अब कितना रोटेट करें, अब ये सर्कुलर पार्ट है कि ओरिजिन से आपने सामने की तरफ देखा, पॉइंट 1 पे दिखाई दिया, फिर 2 पर देखा, कितना एंगल रोटेट हो गए, 30 दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पाई/6 हो गया। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। अब लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, लैम्डा आर स्क्वायर जी, अपर लिमिट है साइन पाई/6 का मतलब 30, और ये है 0। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई लैम्डा आर स्क्वायर जी डिवाइड बाई 2। लो हमारा एक काम हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती जाए उसको लिखते जाते हैं, तो ये आ गई लैम्डा आर स्क्वायर जी डिवाइड बाई 2, हमारा एक काम हो गया। अब हमें यहाँ पर चाहिए, देखिए जरूरत के हिसाब से चलना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। कहाँ पर होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, तो आंसर है कि 1/2 mv² लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाओ, क्या मास हमने दिया था, नहीं, मास निकालोगे कैसे, ये सोच के हम मास के निकालने के लिए आगे बढ़े। हमने सोचा यार हमें मास निकालना है, कैसे निकालूं, तो क्वेश्चन ने दिया है कि 1 मीटर का मास लैम्डा है, कितने मीटर का चाहिए। तो पता लगा ये जो चैन है ना, इसकी लेंथ तो हमें दी नहीं गई है, अब हम निकालें कैसे। ये देखिए क्वेश्चन सारी चीजें करवाएगा आपसे। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे आर्क बनाऊं और उसके ऊपर चैन रख दूं ऐसे, और ये वाला एंगल दे दूं 30, और पूछूं कि बेटा ये बताओ ये वाली लेंथ कितनी है, ये रेडियस है, बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, एंगल लिख दो पाई/6, एंगल इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ कितनी होगी, आर इंटू पाई/6 होगी। ये लो, निकाल दी लेंथ। अब बताओ लैम्डा को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, यानी आर इंटू पाई/6, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि चैन की लेंथ का मास हमारा मिल गया हमें। लो ये भी काम हमारा पूरा हो गया। अब देखना क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। अब मैं बी के बारे में सोचने लगा, तो बी तो हमारा टारगेट है, मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया और छोड़ दिया। अब मैं और आगे बढ़ा, जब और आगे बढ़ा तो दिखाई दिया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो फाइनल के लिए क्या करें, डायग्राम बिल्कुल सेम है, यानी इस चीज को यूज कर सकते हैं बिल्कुल। तो चलो अच्छा फाइनल को देख लेते हैं। लैम्डा में चेंज नहीं आएगा, आर स्क्वायर भी वही, जी भी वही, और यहाँ पर कॉस थीटा भी हमें मिलेगा, डी थीटा भी मिलेगा।
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब हमें लिमिट बतानी है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। तो लिमिट बताने में बच्चा पार्टी ये ध्यान रखना है कि जब ये लिमिट लगाओगे तो देखो मैं समझाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। एंगल लेना कहाँ से स्टार्ट किया था? वाई से। तो अब ऐसा थोड़ी है कि पहले वाई से लिया फिर कहीं और से एंगल लेने लगे। अब सोचो, जो ऊपर वाले चैन का पोर्शन था, ध्यान से देखना मैं यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो ये चैन थी वो 30 डिग्री पर थी, है ना। दूसरी वाली चैन का चैन वही है, दूसरी पोजीशन पर भी एंगल 30 है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर मैं ये पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ ये पूरा एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर 90 होगा। अब मैंने तुम्हें कैसे बताया था, चैन को जब हम ढूंढने चलेंगे, मास को सर्च करने चलेंगे कि चैन हमारी है कहाँ पे, तो हमने वाई से चलना स्टार्ट किया। चलते 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 हम चैन के स्टार्टिंग पॉइंट के पास पहुंचे, यहाँ पर। तो अब ये बताओ यहाँ से यहाँ आने में हम कितना चल के आए? 30 सर ये है, पूरा 90 होता है तो ये एंगल भी 30 होगा क्योंकि मुझे पूरा 90 बनाना है। तो जब हमने चैन को टच किया पहली बार दूसरी पोजीशन पर, तो हमने एंगल पूरा ट्रेवल किया 60। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 60, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये पाई/3 है। अब लास्ट पॉइंट कहाँ है? तो ऐसा नहीं है कि यहीं से चलना स्टार्ट करोगे, एंगल लेने का रूल हमारा वाई से है। अब हम फिर यहाँ से चैन के लास्ट पॉइंट को ढूंढने चले, आते आते चैन के लास्ट पॉइंट पर पहुंचे। और हमने अपने आप से पूछा कि जब मैं वाई से चला, चैन के लास्ट वाले पार्ट पर पहुंचा तो कितना एंगल घूमा? तो पता लगा कि यहाँ तक आने के लिए सर मुझे 90 चलना पड़ा। तो अब ये लिमिट होगी हमारी 90 डिग्री, या मैं इसको लिख दूं पाई/2। अब मैं सोच रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, तो ये आरजी हो गई। ये कॉस थीटा लिखा हुआ है अंदर, तो लिमिट क्या होगी? साइन पाई/2 यानी 90। यहाँ पर साइन पाई/3 कितना होगा, यानी ये वैल्यू होगी हमारी 60। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। लैम्डा आर स्क्वायर जी, 2 यहाँ कॉमन ले लो, क्यों? क्योंकि साइन 90 तो 1 रहेंगे, यहाँ पर आएगा √3/2। जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 माइनस √3। ये मेरे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो हमने। इस क्वेश्चन में ये देखो, ये प्रॉब्लम बड़ी है, कॉम्प्रिहेंशन बन सकता है, मोर देन वन चॉइस बन सकता है, पर करने का तरीका तो नहीं बदला ना। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, कितनी होगी भाई? तो यहाँ लिखोगे लैम्डा आर स्क्वायर जी। कंसेप्चुअली मिस्टेक नहीं करोगे, आंसर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 2 माइनस √3। अब इस पूरे एक्सप्रेशन पे नजर डालो, हमारा टारगेट है डी निकालना। लैम्डा आर स्क्वायर जी/2 यहाँ पर आ चुका है, ये यहाँ पर आ चुका है। अगर इसमें जो मास दिया है वो भी यहाँ से हट जाएगा। अगर मैं पूरी एक्सप्रेशन एक बार लिख के बताऊं तो क्या होगी? लैम्डा होगा, आर स्क्वायर जी होगा, /2 होगा। राइट साइड में हमारी एक्सप्रेशन क्या बनेगी? 1/2 लिखूंगा। मास अब क्या लिखना है, देखो ये हमने निकाला था, बहुत इंटरेस्टिंग था, लैम्डा आर पाई/6। अब वी स्क्वायर जो कि हमें निकालना होगा, प्लस आगे बढ़ूंगा तो लैम्डा आर स्क्वायर जी आएगा, अपॉन में 2 होगा, और 2 माइनस √3 होगा। अब देखिए हमने पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पे बना ली। ध्यान रखना स्टार्टिंग कहाँ से किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम से सोचना स्टार्ट करो हमेशा, हर प्रॉब्लम में। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू 6 r g, और यहाँ पर होगा √3 - 1 डिवाइड बाई पाई, ऐसे, और यहाँ पे आएगा अंडर रूट। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है 6 r g √3 - 1/पाई, ये आंसर आएगा। मेरा पर्पस था इस क्वेश्चन के थ्रू ये बताना कि चैन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं। अभी खत्म नहीं हुए, अभी और भी है। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं अब हम देखेंगे पार्ट 2 में, कुछ देखेंगे पार्ट 3 में, कुछ देखेंगे पार्ट 4 में। ये बेस्ट क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक वर्क एनर्जी पावर में बच्चों को 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता।